नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल पर कार्यक्रम जनवाणी। जैसा कि आपको मालूम है, जनवाणी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अक्सर ऐसे विषयों को लेकर बात करते हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर बात करते हैं जिनका सीधा सरोकार रहता है हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। आज के अंक में भी हम ऐसा ही विषय लेकर हाजिर हुए हैं। आज के अंक में हम अब बात करेंगे वन महोत्सव के आयोजन की और बात करेंगे कि आखिर वनों के संवर्धन, उनके विकास, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में ये वन महोत्सव जैसे आयोजन कितने प्रासंगिक हैं और कैसे ये विचार प्रतिपादित हुआ और कब पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर वन महोत्सव का आयोजन हुआ। और साथ ही साथ बात करेंगे कि वनों के संवर्धन और विकास में जन सहभागिता को विभाग द्वारा कैसे सुनिश्चित बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि आखिरकार वन मानव जीवन में क्या भूमिका रखते हैं, क्या महत्व रखते हैं। आखिरकार एक व्यक्ति को मानव जीवन में रहकर अनिवार्य रूप से कितने पेड़ों को लगाना जाना चाहिए और किस तरह से उसे प्रतिबद्ध होना है पेड़ों को लगाने के लिए। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं श्री नागेश गुलेरिया जी, जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में वन विभाग में एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हम अभिनंदन करते हैं। जैसा आपको मालूम है, कार्यक्रम का नाम ही जनवाणी है। जनता से जुड़े हुए जो रहते हैं, विषय रहते हैं, उन पर हम बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे वन महोत्सव की। जैसे कि आपको मालूम है, वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और सही मायने में प्लांटेशन के लिए, पौधारोपण के लिए सबसे उचित समय है। तो ऐसे में जो वन महोत्सव का होना, जो जुलाई माह में हर वर्ष किया जाता है, तो कितना प्रासंगिक है आज के समय में? जी, बहुत आपके माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि इस बार इंसिडेंटली बरसात भी बहुत अच्छी हो रही है जी। और जुलाई का जो महीना है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है पौधारोपण के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। और हम इस बरसात का पूरा लाभ उठाते हुए हम पौधारोपण के कार्यक्रम करते हैं जी। और एक लोगों के साथ जुड़ाव बना रहे और लोगों की भागीदारी पौधारोपण में सुनिश्चित हो सके जी। उसके लिए वन महोत्सव का आयोजन भी हम करते हैं जी। और ये जो आयोजन है, ये सीधे तौर पे इसकी रेलेवेंस ये है कि हम लोगों में ये जागरूकता पैदा करें कि जो वन है हमारे और एक जो पेड़ जो वो प्लांट करते हैं उसका हमारे जीवन में कितना प्रासंगिकता है और उसको हमें क्यों उसको बचाना है, क्यों उसका संवर्धन करना है जी। तो ये जीवन तभी फलेगा फूलेगा क्योंकि पूरी तरह से वो वनों पर निर्भर रहता है जी। एक आदमी अपने जीवन काल में पेड़ों के प्रति पूरी तरह से निर्भर रहता है जी। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो अब इस वर्ष हम 73वां वन महोत्सव जो है वो प्रदेश में मनाएंगे और पूरे भारतवर्ष में भी मनाते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई 1950 में हुई जी। तत्कालिक जो वहाँ भारत सरकार में कृषि मंत्री थे, उस वक्त वन विभाग जो है वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता था जी। तो डॉक्टर के.एम. मुंशी होते थे, माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी। तो उन्होंने ये सोच एक शुरू की कि ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम है ये एक्चुअली लोगों की सहभागिता से होना चाहिए। तो 1950 में पहली बार इस वन महोत्सव के तौर पे पौधारोपण के कार्यक्रम को लिया गया और उस वक्त से आज तक हम हर वर्ष जो है ये एक महोत्सव के तौर पे जुलाई और अगस्त महीने में जब बरसात होती है तो इसको मनाते हैं जी। बिल्कुल, ये जन महोत्सव, ये जो वन महोत्सव आपने कहा है उसमें जनता की भागीदारी, जनता की सहभागिता जिसमें सुनिश्चित की है। इसका महोत्सव से कहने का तात्पर्य ये किसी एक विशेष दिन नहीं है, बल्कि ये एक लंबा चलने वाला एक अभियान है या एक ड्राइव, एक मुहिम हो सकती है। ये समय जो है वो सर्वश्रेष्ठ है जी। अगर आपने पौधारोपण करना है जी, क्योंकि बारिश हो रही है तो इस वक्त जो है वो जो पौधा जो है अगर उसकी आप लगाएंगे जमीन के अंदर तो जड़ पकड़ने की बहुत संभावना रहती है जी। तो सबसे अच्छा पीरियड इस बरसात वाले मौसम को मानते हैं। इसलिए ये जो जुलाई और अगस्त का महीना है, इसमें वन विभाग जो है मैक्सिमम प्लांटेशन के कार्य जो है अपने करता है। एक विशेष रोज जो इसलिए चुन लिया जाता है कि इस दिन इस अभियान की शुरुआत मानी जाती है, उसके बाद ये पूरा महीना भर जो है इस तरह का ये आयोजन किया जाता है। जहाँ तक जन सहभागिता की हम बात करें कि ये आयोजन तभी फलीभूत होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपने आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जो है पौधारोपण के कार्यक्रम में आगे आए। तो जनता जो
या तो संस्थानों के माध्यम से, या तो विद्यार्थियों को साथ लेकर स्कूल जो शिक्षण संस्थान है उनके माध्यम से, या किसी जो स्थानीय लोग रहते हैं उनकी जो सहभागिता है, किस तरह से विभाग जो है इसमें करता है, और विभाग क्या प्रयास करता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ड्राइव में जोड़े, इस मुहिम में जोड़े? इसमें जो वन विभाग का पहला जो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर शुरुआत करें तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है जी। तो वन विभाग जो है एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम करता है वन महोत्सव का, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ष उसमें भाग लेते हैं, पौधरोपण करते हैं और प्रदेश की जनता को उसमें संदेश भी देते हैं जी। तो एक बार जब राज्य स्तर पे ये वन महोत्सव हो जाता है, जो कि इस बार 2 अगस्त को चंबा में रखा गया है, चौड़ी क्षेत्र में जी। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं जी। फिर उसके बाद जिला स्तर पर हर एक जिले में माननीय मंत्री जी जो वहाँ के होते हैं प्रभारी, उनको आमंत्रित किया जाता है और वहाँ पौधरोपण का, जनता के सहयोग से पौधरोपण का कार्यक्रम किया जाता है जी। उसके बाद फिर थोड़ा और नीचे जाके हमारे जो वन मंडल हैं उस स्तर पे, रेंज स्तर पे ये कार्यक्रम जो है पूरा महीना 1.5 महीना जो है चलता है, ताकि मैक्सिमम जो जितने भी लोग हैं उनको उसमें जोड़ा जा सके। ये वन विभाग के एक प्रोग्राम के तौर पे जी। पर इसके अलावा जैसे आपने बात की कि संस्थाएं और दूसरे लोग जी। तो 2-3 स्कीमें सरकार की तरफ से वन विभाग जो है इम्प्लीमेंट करता है जी। एक है विद्यार्थी वन मित्र योजना जी, जिसमें हम स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं उनको इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं जी। स्कूलों में जो 9वीं 10वीं 11वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल के आसपास जो खाली क्षेत्र होता है उसका चयन करते हैं, कारबाड़ जो है विभाग की तरफ से प्रदान की जाती है, ताकि उसे की, और स्कूल के बच्चे वहाँ काम करते हैं, गड्ढे खोदते हैं जी। और पौधे वन विभाग उनको देता है जी। तो एक बार जब वो बच्चे अपने आप अपने हाथों से जी जब पौधरोपण करते हैं जी, और अगले 2-3 साल स्कूल में रहते हैं जी, तो वो बच्चा जो है रोज स्कूल आते जाते जब सवेरे आता है तो देखता है कि मेरा पौधा सुरक्षित है, क्योंकि एक उत्सुकता बनी रहती है। उसमें एक उत्सुकता का जो वो एक समावेश है जी, उसको करने की कोशिश है जी। तो ताकि उसके प्रति लगाव बने जी। तो वो जब तक 2-3 साल वहाँ रहता है तो उसकी इंश्योर करता है कि ये पौधा जो है ठीक ढंग से बढ़ रहा हो। फिर आप देखते हैं साल में 2-3 बार ड्राउट की कंडीशन आ जाती है, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। तो ये जो विद्यार्थी हैं बेचारे, ये पानी ला के, बोतल में पानी ला के कि ये मेरे वाला पौधा है, इसको मैं पानी से सींचूंगा, तो वो पानी भी देते हैं। तो एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो वन विभाग को भी मिलता है, और एक विद्यार्थियों में एक सेटिस्फेक्शन आती है कि मैंने ये पौधा लगाया था। और वो क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं स्कूल में वो उस क्षेत्र के होते हैं, तो बड़े भी हो जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो आते जाते देखते हैं कि ये मेरा लगाया हुआ बूटा है जो कि आज बढ़ रहा है जी। एक तो प्रोग्राम हमारा ये है जी। उसके अलावा जो सामुदायिक कम्युनिटी के तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहभागिता निश्चित की जाए जी। तो उसमें हम एक कम्युनिटी का चयन करते हैं, कोई एक गांव है या 2-3 गांव का समूह है या पंचायत है, उस स्तर पे एक कम्युनिटी का गठन करके हम उनको कहते हैं कि आप इस क्षेत्र में 10 हेक्टर 20 हेक्टर जितनी भी आपने प्लांटेशन करनी है जी, उसकी एक सूक्ष्म योजना बनाओ जी, ताकि उसकी डिटेल्ड फंडिंग की जा सके जी। तो वो कम्युनिटी वाले जो हैं उन वन विभाग के साथ मिलके एक सूक्ष्म योजना तैयार करते हैं अगले 4-5 साल की, कि ये हमारे आसपास गाँव में ये खाली क्षेत्र है जी, और हम चाहते हैं कि इसको हम इसमें पौधरोपण करें जी। क्योंकि अगर गांव वालों की सहभागिता नहीं होगी, वन विभाग डायरेक्ट पौधे लगाएगा तो कई बार गांव वालों को पता नहीं होता, पशु छोड़ दिए है ना, ग्रेजिंग हो गई या आग लग गई या दूसरी चीज़ें होती हैं। तो जब स्वयं पौधे लगाएंगे, स्वयं उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, खुद गड्ढा खोदा होगा, तो पौधों की जो संरक्षण है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से सुनिश्चित किया जाता है। तो ये हम 2 तरह से नौजवान बच्चों का भी, छोटे बच्चों का भी, और जो कम्युनिटी के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जनता है, उनको हम जोड़ के ये पौधरोपण के कार्यक्रम जो है चला रहे हैं जी। बिल्कुल, सवाल एक बहुत जहन में आ रहा था कि जिस तरह से विभाग के द्वारा अक्सर शैक्षणिक संस्थानों के चाहे बच्चे हैं या दूसरे सामुदायिक, आपने जिस योजना का नाम लिया उसके तहत लोगों को जो है विश्वास में लिया जाता है, उनको मिलाकर जो है पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाता है। एक बार पौधारोपण जब कर दिया है, उस पौधे के फलने फूलने तक की देख रेख
उसके लिए किसको उत्तरदायी बनाया जाता है? क्या ऐसा भी रहता है, क्योंकि सभी जगह वन अधिकारी जाकर उस पौधे की देखरेख करे ये बिल्कुल संभव नहीं है, तो ऐसे में ये जरूरी रहता है जिस क्षेत्र विशेष में पौधारोपण किया जाना है वहाँ के उसके साथ लगते गाँव के या उस समुदाय के लोगों को मिलाकर कोई समिति या कमेटी गठित करके उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा जाए। क्या इस तरह की भी कोई योजना रहती है विभाग? हम कोशिश करते हैं जी। जैसे बहुत सी संस्थाएं जो हैं वो आगे आती हैं जी, चाहे वो रोटरी क्लब है, चाहे गांव की कोई संस्था है, महिला मंडल है, युवक मंडल है, और कई बार बैंक्स हैं, दूसरे विभाग हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, ये लोग हमसे हर वर्ष जो है पौधों की डिमांड करते हैं। और क्षेत्र भी चिन्हित कुछ अपने कैंपस में करते हैं, कुछ सरकारी जो वन भूमि है उसके ऊपर करते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न रहता है कि एक बार पौधरोपण करके फिर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो एक बार पौधरोपण कर देती है, उसके बाद फिर उसकी देखरेख के लिए रिस्पांस नहीं करती हैं। तो विभाग उसका ध्यान रखता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो उसमें हर वर्ष जो है अगर कोई पौधे मर गए हों तो उसमें हम मेंटेनेंस वन विभाग की तरफ से करवाते हैं। पर मैं यहाँ जरूर अपील करना चाहूँगा, जैसे आपने बड़ी रेलेवेंटली बोला कि पौधे लगाने के बराबर ही दायित्व है उनका संरक्षण करना। और जहाँ तक तो कम्युनिटी प्लांटेशन है वहाँ तो गांव वाले पार्टिसिपेट करते हैं, विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, पर बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से भी मैं अपील करूँगा कि जो आप पौधा लगा रहे हैं उसको जो लगाने वाला है उसके साथ उसको जोड़ें, ताकि वो आने वाले वर्षों में समय पर उस पौधे को आके देखें, या कोई आपका क्लब है जो आप पौधरोपण किया है तो 2 महीने में 3 महीने में एक बार क्लब की तरफ से विजिट करें कि हमारे पौधे सुरक्षित हैं, ठीक चल रहे हैं, अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत है, कोई पौधा मर गया है तो उसको विभाग से साथ बैठ के तालमेल करके उसकी रिप्लेसमेंट करें। तो फिर ये जो हमारा आंदोलन है, जो रेलेवेंस है पौधरोपण की, वो ज़्यादा सार्थक हो सकती है। जी। प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश का जो हमारा भौगोलिक स्थिति, प्रदेश की कहीं मैदानी इलाके हैं, हमारे पहाड़ी इलाके हैं, तो लेकिन किस क्षेत्र में कौन सा पौधारोपण किया जाना है, किस तरह का पौधारोपण किया जाना है, कि किस भूमि के लिए कौन सा पौधा उपयुक्त है जहाँ पर वो फल फूल सकता है, उसका निर्धारण किस तरह से आप करते हैं? और जो भी अब मुहिम चलाई जाती है कि किस क्षेत्र में विशेष में पौधारोपण किया जाना है, तो वहाँ के लिए जो ट्री प्लांटेशन की जानी है, सैंपलिंग जो दिया जाना है, तो वो पौधे कौन प्रोवाइड करवाता है, कौन प्रदान करता है उस कम्युनिटी के लिए? वन विभाग प्रोवाइड कराता है। जो वो वन विभाग जो है टेक्निकली हम ये देखते हैं कि कौन से क्षेत्र में पौधरोपण हो रहा है, और उस क्षेत्र में उसमें भी क्षेत्र के अलावा एक तो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन है कि कोई हाइट वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर ब्रॉड लीव नहीं लगेगा, कोनिफर ज़्यादा लगने की संभावना है, निचला क्षेत्र है तो वहाँ पर ब्रॉड लीव लगने की ज़्यादा संभावना है, तो इस प्रकार से उसका चयन करते हैं। पर उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो होती हैं टेक्निकलिटी वो देखनी होती हैं, जैसे स्लोप क्या है, एस्पेक्ट क्या है, किस साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है ना, गड्ढे का शायद क्या होना चाहिए, किस प्रकार का पौधा आप लगा रहे हैं, ये सारी टेक्निकल जानकारी जो है हमारे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लोगों को देते हैं। फिर जहाँ तक स्पीसीज की चॉइस की आपने बात की, तो जो गांव के आसपास का क्षेत्र है उसमें तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो गांव वालों को ज़रूरत के पौधे हैं, अब गांव में क्या ज़रूरत होती है, या तो उनको चाहिए उसके बालन के लिए ऐसे पौधे चाहिए जो बालन उनको मिल जाए। दूसरा जो है गांव में पशुधन होता है तो उनको चाहिए कि जो फॉडर चारा जो है वो उन पौधों से मिल जाए, तो वो पौधे उनके लिए बहुत रेलेवेंट हैं। इसके अलावा कुछ और पौधे हैं जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे निचले क्षेत्र में खैर के पौधे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो हम गाँव वालों से पूछ के चर्चा करके वो पौधे जो है उनको सप्लाई करते हैं। फिर दूसरे जो हमारे क्षेत्र हैं जो कोर फॉरेस्ट्री के क्षेत्र हैं, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट है, डीपीएफ है, जहाँ पर जो कम्युनिटी से दूर है, जहाँ हैबिलिटेशन से दूर है, वहाँ पर हम टिपिकल फॉरेस्ट्री के जो हमारी वर्किंग प्लान की प्रिस्क्रिप्शन होती है कि यहाँ ये पौधे लगने चाहिए, इस एरिया में इस टाइप की जो है वो सिल्वीकल्चर ऑपरेशन होना चाहिए, इसमें इतने पौधे लगने चाहिए, वो सारा जो है उस ढंग से तय होता है। उसमें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है थोड़ी इन्वॉल्व होती है, तो वो हम उस ढंग के जंगल में पौधे भी लगाते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी के आसपास, जो गांव के आसपास के जो एरियाज़ हैं,
वहाँ कम्युनिटी से पूछ के उनकी जरूरत के अनुसार पौधे। जी, प्रदेश में कुछ इलाके हमारे ऐसे जहाँ पर वनस्पति अच्छे ढंग से फलती फूलती है, जहाँ पर पौधारोपण किया जाता है, लेकिन हमारे जैसे जनजातीय इलाकों की अगर बात करें, क्या उस तरह के जो हमारे क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर भी इस तरह के पौधारोपण के लिए कोई विशेष किस्म रहती है जहाँ पर पौधारोपण किया जा सकता है? अगर हम हिमाचल की बात करें तो आज की डेट में हमारे पास करीब 67% भूभाग जो है वो फॉरेस्ट के अंडर है जी। टेक्निकल स्पीकिंग के वो वन भूमि है जी। पर उसमें से केवल 50% ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर जिसको बोले हम पौधरोपण कर सकते हैं, किया जा सकता है। हाँ। जी। लेकिन जो आपने ट्राइबल एरिया की बात की, ट्राइबल एरिया में भी ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जिनकी वहाँ पर पौधरोपण करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए उनके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता है जी। जैसे सी बकथॉर्न है जी, जिसको छरमा कहते हैं जी। बहुत महत्वपूर्ण पौधा है ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से जी। और उसकी जो 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 उसकी जो फ्रूट हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, वो बहुत दवाइयों के काम आती है जी। तो वो एक बड़ा रेलेवेंट जैसा पौधा है जी। पर उसकी देखभाल के लिए पानी और दूसरा, क्योंकि ट्राइबल एरिया में जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ बारिश नहीं होती, तो वहाँ पर उसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो कि विभाग के जो कार्यक्रम है उसमें उसका ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार से कुछ और पौधे हैं जैसे भुर्ज पत्थर है या उससे संबंधित जो कुछ जो थोड़े हल्के निचले क्षेत्र, जो ट्राइबल के निचले क्षेत्र हैं या पानी के आसपास के हैं, वहाँ पॉपुलर और इस टाइप के 1-2 तरह के पौधे जो है लग जाते हैं जी। पर बहुत सा क्षेत्र जो है वो खाली रहता है, वहाँ पर पौधरोपण संभव नहीं होता। जहाँ तक निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर हम वैरायटी ऑफ प्लांट्स लगाते हैं जी। जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार की जरूरत होती है उसके अनुसार हम पौधरोपण करते हैं जी। पौधारोपण में जैसे विद्यार्थी जीवन में ही आपने कहा कि उन बच्चों को जो है इस ड्राइव में शामिल किया जाता है, मुहिम में शामिल किया जाता है कि वो स्वयं अपने हाथों से पौधारोपण करें, और यही सही समय रहता है जब एक विद्यार्थी जीवन से जो है उन्हें पेड़ लगाने के प्रति जो है जागरूक किया जा सकता है। वास्तव में अगर मानव जीवन की बात करें, मानव जीवन में पेड़ क्यों आवश्यक, हम समझ सकते हैं कि पेड़ों पर हमारी निर्भरता क्यों ज़्यादा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आप कर रहे हैं। ये एक बड़ा प्रासंगिक बात है कि नॉर्मली आम तौर पे जो गांव में या हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसको पेड़ को या तो घास पत्ती के लिए उसकी वो मानते हैं या लकड़ी के लिए मानते हैं या बालन के लिए मानते हैं जी। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा पेड़ जो है और चीज़ों में योगदान देता है जी। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जैसे अभी कोविड होके हटा जी। और ऑक्सीजन की जो महत्व सब लोगों को, लगभग सब लोगों ने उसको रियलाइज़ किया जी। और कि ऑक्सीजन कितनी इम्पोर्टेंट है मानव जीवन के लिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी। और एक पेड़ जो 40-50 साल का होता है वो पर डे लगभग 750 ग्राम 125 ग्राम जो है ऑक्सीजन देता है जी। और एक ह्यूमन बीइंग, अडल्ट ह्यूमन बीइंग को लगभग 750 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पुरुष जो है, एक जो ह्यूमन है, अडल्ट है जी, पुरुष या महिला जी, वो 7 पेड़ जो ऑक्सीजन निकालते हैं हमें देते हैं उतनी कंज्यूम करता है। तो ये वन महोत्सव का रेलेवेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं कम से कम हम उतने पेड़ जरूर लगाएं जितने कि हम ऑक्सीजन खुद हर पल जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। या यूं कह लीजिए हर व्यक्ति को मिनिमम कम से कम 7 पेड़ तो जरूर लगाने चाहिए, मिनिमम लगाने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो लगा सकते हैं। तो वो तो सिर्फ जो हमारी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, पल पल ले रहे हैं जी, जी। और उसके अलावा भी बहुत सी जरूरतें हैं जी। जैसे हमारे को एनर्जी की जरूरत है जी। बिजली है ना। तो बिजली जो है वो हमारे को 70% चारकोल बर्न करके मिल रही है। कोयले की आप सुनते हैं डिमांड होती है, तो उससे हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं जी। अब बिजली जब प्रोड्यूस करते हैं चारकोल से तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जब वो कंबस्टन होती है तो ऑक्सीजन उसमें यूज होती है, आपको पता है, तभी जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, तो ऑक्सीजन वहाँ कंज्यूम होती है। फिर उसके बाद जो कार्बन एमिशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये जो है हमारे वायुमंडल में जो है वो फैलती हैं। अब वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो बीमारियां लगेंगी, उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग होगी,
उन सब को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है हमारे जो पेड़ पौधे जी। अब एक पेड़ है वो कार्बन सिक्विस्टेशन भी करता है जी। अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो एक पेड़ जो है एक वर्ष में लगभग 22 किलो कार्बन जो है वो अपने में जज्ब करता है जी। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एक पेड़ जो है अपने में वो वायुमंडल से कार्बन को जज्ब करके अपने में वो समाहित करता है जी। और अगर हम उसकी लाइफ टाइम की बात करें तो एक 40 वर्षों के अंदर लगभग 10 टन जो है वो कार्बन को अपने में जज्ब करता है जी। तो इसी वजह से वो फैलता है, कार्बन को फिक्स करता है जी। तो एक पेड़ों का इस बारे में बहुत महत्व है। सेकंड जो हम बात करें कि और भी मेथड हैं, जैसे क्लीन एनर्जी की बात करें, हम सोलर एनर्जी की बात करें जी। पर आज की डेट में अगर हम पूरे ग्लोबल लेवल पे भी बात करें तो पेड़ ही एक ऐसा साधन है जो आज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है जी, है ना। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें जहां बात होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा पर्यावरण कि भाई जो उसमें जो पेड़ पौधे हैं या पौधरोपण जो हम कर रहे हैं वो सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है हमारे जो एनवायरमेंटल चैलेंज है उसको मीट विद करने के लिए जी। तो ये बहुत रेलेवेंट है कि हम लोग सब, क्योंकि एक तो है सरकारी स्कीम कि वन विभाग पौधे लगा रहा है जी। पर जब तक लोग उसका संरक्षण नहीं करेंगे और उसकी महत्व को नहीं समझेंगे, एक तो मैंने कहा कि पर्सनल है, ऑक्सीजन आप ले रहे हैं जी। पर पर्सनल के साथ साथ जैसे आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए कितनी कोयला बर्न हो रहा है, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन लग रही है। अगर उसको हमने कंपनसेट करना है तो हमारे को पेड़ लगाने पड़ेंगे जी। फिर उसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर मनुष्यों के अलावा पशुधन भी है ना, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जी। तो नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ बट डोमेस्टिक एज वेल, तो वो भी कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन। फिर उसके बाद हमारा जो पानी है, जैसे हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं जी, तो जो पानी जो है वो सबसे शुद्ध और अच्छा पानी वो माना जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा मैक्सिमम हो जी। और हमारे जंगलों में इसीलिए कहते हैं कि जंगलों से जो पानी आ रहा है वो सबसे शुद्ध है, क्यों? उसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है जी। तो ये एक होलिस्टिक सर्कल है जी। और उसमें जो पेड़ हैं वो केंद्र में है जी। और ये जो केंद्र में पेड़ लगा है या लगाना है और हम सब उसमें अगर हम योगदान देंगे जी, तो हमारा एक जिसको बोले टोटल एड्रेस हो जाएगा, टोटल मानव जीवन से संबंधित अंत तक पेड़ों के प्रति वो पूरी तरह से ये बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय वन नीति की अगर बात करें, उसमें अगर हिल स्टेट्स की बात करें, हिल स्टेट्स के लिए ये अनिवार्यता रहती है कि उसका 2/3 जो क्षेत्रफल है वो वनों से आच्छादित रहना चाहिए। अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में इतना भूभाग है जो वनों से आच्छादित है और क्या प्रयास आगे के लिए किए जा रहे हैं? जैसे पहले भी कहा कि 67% हमारा, वैसे 2/3 भाग जो है वो वनों के अधीन होना चाहिए जो लैंड मास की बात है। तो हिमाचल में वो ऑलरेडी है, पर्याप्त है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है ग्रीन कवर जी। तो आज की डेट में हिमाचल प्रदेश के अंदर 27.72% भूभाग जो है वो ग्रीन कवर के अंडर है जी। और हमारी कोशिश है जो उसको मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं वो 50% कर सकते हैं जी। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। तो अभी हमारी 2030 तक की जो टारगेट है वो उसको 30% पहुंचाने का है जी। आज बहुत उम्दा जानकारी आज आपने हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद आप सबका और दर्शकों का भी धन्यवाद जी। इसी के साथ अब वक्त हो चला आप लोगों से इजाजत लेने का और जनवाणी के किसी और कार्यक्रम में किसी और विषय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।